Morning everyone, welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. कल का लेक्चर डिलीवर नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, बट आज संडे है, आज का दिन अखबार छोटा आता है, साथ के साथ एडिटोरियल्स भी नहीं रहते, सो हम दोनों दिन के न्यूज़पेपर को कंबाइन करके फिनिश करते हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ क्या कहती है? 65% टर्नआउट रिकॉर्डेड इन हरियाणा असेंबली पोल्स। वी ऑल नो हरियाणा में असेंबली पोल्स कंडक्ट करवाए गए। अगर कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट इलेक्शंस 2019 में हुए थे, वहां पर जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो थे 68%, बट अभी जब 2024 में वोटिंग करवाई गई तो परसेंटेज डाउन होता हुआ नजर आया। टोटल 65% ऑफ वोटर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। सो ये नंबर हमें कम नजर आया। जब हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उस टाइम पे हम इसे और इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? 3 more Maoists dead in biggest encounter in छत्तीसगढ़, टोल नाउ 31। आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है और कल के न्यूज़पेपर का आर्टिकल था एटलीस्ट 28 नक्सलाइट्स किल्ड इन छत्तीसगढ़ ऑपरेशन। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने नक्सलाइट्स मारे गए या कितने माओइस्ट मारे गए। हमारे लिए ये आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर नक्सलिज्म क्या है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलबारी। 1967 में नक्सलबारी से ही नक्सलिज्म का ओरिजिन हुआ है। नक्सलिज्म को माओइस्ट भी बोला जा सकता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलो या नक्सलिज्म बोलो, ये एक तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बेसिकली फोकस करती है रेवोल्यूशन पर। उनका मानना यह है कि अगर हमें किसी भी तरह का चेंज लाना है, गवर्नमेंट में चेंज लाना हो गया, सोसाइटी में चेंज लाना हो गया, तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं रेवोल्यूशन पर। वो बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से अपनी बातों को मनवाने पे फोकस नहीं करते हैं। हुआ क्या था कि आजादी के पहले हम सब जानते हैं इंडिया में जो इकोनॉमी थी, जो लोग थे, वो मेजरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व थे। सो उस समय पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इस तरह की थी जिन्होंने जमींदार्स को, जिन्होंने लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा फोकस किया। सो कहीं ना कहीं फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत पहले से होता आ रहा है। सो क्या हुआ कि फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए लैंडलॉर्ड्स ने मेजर चंक ऑफ जमीन को अपने हथियार में रख लिया। मेन जो ओनर था वो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और फार्मर्स सिर्फ वहां पर एज अ काम करने जाते थे और जिससे उन्हें बहुत कम प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता था। इन सब चीजों से परेशान होकर वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। किस चीज के लिए? फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और उनका मानना ये था कि हम ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की डिमांड है इससे रेवोल्यूशन से कनेक्ट करके अपनी डिमांड को फुलफिल करवाएंगे। सो वहीं से नक्सलिज्म का प्रमोशन हुआ। कहीं ना कहीं नक्सलाइट्स अपनी आइडियोलॉजी माओइस्ट से इन्फ्लुएंस होकर एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली माओइस्ट क्या कहते हैं? उनका मानना रहता है कि वो एक ही डॉक्ट्राइन पर काम करते हैं, वो है आर्म्ड रिबेलियन, मास मोबिलाइजेशन, साथ के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस। मतलब कि ग्रुपिंग बनाओ, मास लोगों को मोबिलाइज करो, अपने साथ लाओ और आर्म्ड रिबेलियन करो। किसी भी चीज की डिमांड करनी है तो आपको आर्म्ड रिबेल्स करना है, रेवोल्यूशन करना है। वही चीज नक्सलिज्म भी प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका रीजन क्या था, आखिर इंडिया में नक्सलिज्म क्यों बढ़ा। पहला रीजन मैंने पहले ही बताया कि लैंडलॉर्ड्स के हाथ में बहुत जमीन थी, फार्मर्स कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयट हो रहे थे, इसलिए लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए नक्सलिज्म का प्रमोशन हुआ। पहला चीज। दूसरा था ट्राइबल पॉपुलेशन। बेसिकली ट्राइबल्स को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो टारगेटेड है, जो गवर्नमेंट है वो उन्हें टारगेट कर रही है अलग अलग मीन्स से। फॉर एग्जाम्पल पहला मीन्स है फॉरेस्ट एक्ट। ट्राइबल्स क्या करते थे? फॉरेस्ट के इंटीरियर पार्ट्स में रहते थे, अपनी लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से लिंक करके ही जीते थे। बट समय समय पर हमने अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट आए, इसलिए ट्राइबल्स भी इनसिक्योर हो गए कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हमें टारगेट करके कुछ एक्शंस उठा रही है,
फॉरेस्ट एक्ट ला रही है जो हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई और इंडिया में नक्सलिज्म का प्रमोशन हुआ। दो रीजन हुए। तीसरा रीजन है सोशो इकोनॉमिक, जो सोसाइटी है वहां पे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी गई, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, इक्वल इकोनॉमी को अर्न करने के लिए इक्वल संसाधन नहीं मिले, इन सब के चलते नक्सलिज्म का प्रमोशन हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ये 3-4 रीजन है जिसके वजह से हमें इंडिया के मेजरली ईस्टर्न पार्ट में नक्सलिज्म का बढ़ता हुआ रोल नजर आया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेटा निकाला है कि ईस्टर्न ये जो 10 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सारे स्टेट्स में नक्सलिज्म बहुत ही ज्यादा है और साथ के साथ उनका टारगेट है कि हम 2026 मार्च 2026 तक इस नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज भी ला रही है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करिए, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा डायरेक्ट कह रखा है कि अगर आप आर्म्स छोड़कर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर लोगे तो हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाएंगे। मतलब कि कोशिश की जा रही है कि जो नक्सलिज्म के राह पे चल चुके हैं अब उनको भी मौका दिया जा रहा है कि आप नक्सलिज्म को छोड़ के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ जाइए और गवर्नमेंट पर भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए कि गवर्नमेंट आपके फेवर में ही वर्क कर रही है। सो ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस उठा रही है, रीजंस क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के फैलने के पीछे। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी टॉपिक होगा, उसमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके अगर प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं बीच बीच में उन्हें डिस्कस करूंगी, बीच बीच में वो पीवाईक्यूज बताऊंगी कि पिछले साल में इस टॉपिक से ये रिलेटेड पीवाईक्यू में पूछा गया है और नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन होगा इन द एंड ऑफ द सेशन। सो आज का पहला पीवाईक्यू है, which one of the following defines extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement? हम सब जानते हैं, मैंने इस टॉपिक की स्टार्टिंग ही ऐसे की थी 1967 वाला पीरियड क्या हो गया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का स्टार्टिंग का पीरियड। उस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्यों प्रमोट हुई थी, इसके चारों ऑप्शंस आप रीड करिए और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताइए। इसका डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगी। आज का नेक्स्ट टॉपिक है शाह टू चेयर मीट विद सीएम्स ऑफ स्टेट हिट बाय माओइस्ट वायलेंस। अगेन कनेक्टेड न्यूज, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे जितने भी स्टेट्स में माओइस्ट कह लो या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, जहां जहां पर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बढ़ी हुई है, उन रीजन्स के सीएम के साथ हमारे जो होम मिनिस्टर के हेड है अमित शाह जी, वो मीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स उठाए जाए कि 2026 तक का जो हमने टारगेट सेट कर रखा है माओइस्ट की आइडियोलॉजी को खत्म करने का, उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज पाक विजिट इज फॉर एससीओ नॉट बायलैटरल टाइज। ये आज के न्यूज़पेपर में आया था और कल के न्यूज़पेपर की हेडिंग थी जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान फॉर एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। यहां से हमें दो चीजें समझनी है, पहला एससीओ क्या है, दूसरा कि इंडिया अपने इस स्टैंड से क्या दिखाना चाहता है वर्ल्ड को। पहली चीज तो ये है कि हमारे टाइज पाकिस्तान के साथ जब थोड़े से नॉर्मल थे, हमने पाकिस्तान जाकर आखिरी मीटिंग 2015 में अटेंड की थी। उस समय पर एशियन कोऑपरेशन की मीटिंग चल रही थी, उस समय हमारे जो हेड थे वो गए थे पाकिस्तान 2015 में। उसके बाद 2016 से पाकिस्तान और इंडिया के टाइज बहुत ही बिगड़ गए। उस समय से हमने एक भी बार पाकिस्तान विजिट नहीं किया है किसी भी ग्लोबल या किसी भी रीजनल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बट अभी वहां पर फिर से एससीओ की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, सो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एससीओ की मीटिंग में जाएंगे। पहले हम समझते हैं एससीओ को, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे रीजनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एससीओ का ओरिजिन देखा जाए तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, उस समय देखा गया कि जो कंट्रीज हैं वहां पर एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आई। उस चीज को टैकल करने के लिए यूरेशिया रीजन में एक रीजनल कॉपरेशन बनाया गया जिसे बोला गया शंघाई 5।
1996 में ये शंघाई 5 के नाम से सामने आया, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये पांचों नेशन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे बोला गया शंघाई 5 1996 में। उसके बाद इनका मेन एम था रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है उसे कर्व करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना। उसके बाद 2001 में फॉर्मली इसे बनाया गया, उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बना और फिर इसका नाम बदल दिया गया, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO। धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई। 2017 में आस्था कन्वेंशन के तहत इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया। 2023 में ईरान भी इसका मेंबर बन गया। 2024 में बेलारूस को बनाया गया। रिसेंटली अफगानिस्तान और मंगोलिया एज अ ऑब्जर्वर स्टेट SCO के अंतर्गत है। ये तो बात कर ली हमने मेंबर्स की। अब बात की जाए आखिर SCO का एम क्या है। सो रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाए रखना, कंट्रीज जो है आपस में रीजनल कोऑपरेट करें, अलग अलग सेक्टर्स, ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और भी कई सारी चीजें, हर चीज में कोऑपरेट करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए, यही एम है SCO का, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहला चीज। दूसरा, SCO का एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज RATS, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। रेड्स का हेडक्वार्टर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। बेसिकली रेड्स 3 चीजों पर बात करता है, टेररिज्म पर, एक्सट्रीमिज्म पर और सेपरेटिज्म पर। यूरेशिया वाले रीजन में जो भी मेंबर कंट्रीज है, इन कंट्रीज में टेररिज्म ना फैले, सेपरेटिज्म ना फैले और एक्सट्रीमिज्म ना फैले, इन तीनों चीजों को कर्व आउट करने के लिए SCO ने एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है रेड्स। इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। अगर SCO का सिग्निफिकेंस देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% लोग इन SCO कंट्रीज में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और साथ के साथ इंडिया के लिए भी SCO बहुत जरूरी है ताकि रीजनली कोऑर्डिनेटेड रहे, इंडिया सबसे कनेक्टेड रहे। बट कई बार कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल, SCO का मेंबर चाइना भी है, रशिया भी है, पाकिस्तान भी है। सो आपस में जब इंडिया की इतनी राइवलरीज एक साथ वहां पर रहेंगी, पाकिस्तान भी चाइना भी, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो एजेंडा लाता है सामने, इंडिया जो अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उसमें कई बार इंडिया नाकामयाब रहता है। बट अभी हमने क्यों डिसाइड किया है, अब सेकेंड मुद्दे पर आते हैं। पहला था हमारा एम कि हम SCO को समझे, दूसरा मुद्दा है कि हम जो न्यूज है उसको समझे। हमने डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान जाएंगे, बट हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारा एम बायलैटरल टाइज को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से किसी भी तरह की बायलैटरल मीटिंग्स नहीं करने वाले। सिर्फ ये शो कर रहा है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को कितने अच्छे तरीके से निभाने की बात करता है, पहला चीज। दूसरा, इंडिया कंसर्न्ड है अपने रीजनल एरिया के लिए। रीजनल एरिया में इंडिया की वजह से कोई हर्डल ना हो, इंडिया कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहा है कि वो रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़े। ये सारे जो प्रोविजंस है ना, ये इंटरनेशनली कहीं ना कहीं बाइंडिंग रहते हैं कि किसी कंट्री पर, कि अगर उसने कोई किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो उसके एम को अचीव करने में इंडिया बढ़ चढ़कर आगे ले रहा है। ये सारे मैसेज हम भेजना चाहते हैं पूरे ग्लोब को, इसलिए हम SCO की मीटिंग को अटेंड करने पाकिस्तान जा रहे हैं। आगे की बात करते हैं, अगली न्यूज क्या कहती है। इट्स रिगार्डिंग SCO से नहीं, आगे की न्यूज ये है, मेंबर कंट्रीज जो हमने देख लिया ऑलरेडी, रेलेवेंस भी देख लिया, रेड्स भी देख लिया, काउंटर टेररिज्म के लिए एफर्ट जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया। अब अगली न्यूज की बात करते हैं, दैट इज PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी हैड मिसयूज्ड हिज पोजीशन दुबे। बेसिकली न्यूज आई है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड है उन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया है। कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पर एक इमेज है इकोनॉमी को लेकर, फाइनेंस को लेकर,
पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उसे डिफेम करने की कोशिश की है। हमारे लिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने इसे डिफेम किया, उसके पीछे रीजन क्या था। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएसी को समझना। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1999 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसमें हमने मेंशन किया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाने के लिए। सो 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया गया। साथ के साथ लोकसभा की रूल बुक में भी मेंशन किया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। ये तो ओरिजिन हो गया। अब मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। बेसिकली ये जो कमेटी है ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिलाकर बनाई जाती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसका कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं रहता है। रीजन ये है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है वो काम है कि गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर जिस भी चीज के लिए साइडलाइन किए हैं, क्या वो पैसा उसी एम को अचीव करने के लिए उसी स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है या नहीं, ये सारी चीजें चेकआउट करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई है। सो अगर कोई मिनिस्टर ही इसका पार्ट बन जाएगा तो चांसेस है कि मिनिस्टर अपनी की गई गलतियों को छुपा सकता है। सो इसलिए किसी भी मिनिस्टर को इसका पार्ट नहीं बनाया जाता है। इसका मेन काम क्या है, कैग के द्वारा रिपोर्ट्स जो दी जाती है या कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी हुआ रहता है, उन सबको चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है। पीवाईक्यू की बात की जाए तो पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। The chairman of the Public Account Committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha. The Committee on Public Account comprises members of Lok Sabha, Rajya Sabha and few eminent industrialists. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। देन नेक्स्ट न्यूज इज शॉम्पेन ऑफ निकोबार प्राइज देयर फ्रीडम अबव ऑल। बेसिकली ये जो एडिटोरियल आया है ये निकोबार आइलैंड की शॉम्पेन ट्राइब के बारे में आया है। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार में 2 ट्राइब्स रहती है, एक है सिन्हालीज, दूसरा शॉम्पेन। जो शॉम्पेन ट्राइब रहती है वो फॉरेस्ट पार्ट के इंटीरियर में रहती है, लेकिन जो सिन्हालीज रहते हैं वो कोस्टल रीजन के आसपास रहते हैं। सो दोनों ट्राइब्स आपस में बहुत अच्छे से शांति से रहती हैं और एक दूसरे के बीच में उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को नजर आया। अभी ये ट्राइब इसलिए न्यूज में है क्योंकि हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। 72,000 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया गया है अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, बेसिकली एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए, एक एयरपोर्ट बनाने के लिए और टाउनशिप डेवलप करने के लिए। इंडिया का मानना यह है कि अगर हम अपने अंडमान निकोबार एरिया को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो एरिया है, जो हमारे सागर की पॉलिसी के तहत हम एम डिसाइड कर रखे हैं कि जो ये रीजन है उसमें सिक्योर रहे, ग्रोथ फॉर ऑल इंश्योर हो। साथ के साथ क्वाड का जो एम है इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ, सिक्योर एंड ओपन फॉर ऑल बनाने के लिए। सो जो चाइना की बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी है उसको कर्व आउट करने के लिए हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे, एयरपोर्ट बना रहे, ताकि इंडिया भी इस सेक्टर में आगे बढ़ सके, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सो इसी रिगार्डिंग आज का जो ये एडिटोरियल, ये जो टेक्स्ट आया है वो यही बताता है कि शॉम्पेन ट्राइब ने किस तरह से उस रीजन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो हमारा जो प्रोजेक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसके तहत अप्रॉक्स 1 बिलियन ट्रीज को कट करना पड़ेगा, तब जाके वो रीजन इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अवेलेबल हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, शॉम्पेन ट्राइब हो गई या दूसरी ट्राइब्स जो भी वहां पर रह रही है अंडमान निकोबार में, उनको इस प्रोजेक्ट का गलत असर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज 2 months on मेघालय पोलियो केस shrouded in secrecy। बेसिकली मेघालय में एक पोलियो का केस सामने आया, लेकिन इंडिया को ऑलरेडी WHO ने 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इंडिया में कोई भी पोलियो के नए केस सामने नहीं आ रहे थे। बट रिसेंटली मेघालय में 2 months पहले एक केस सामने आया। सो
उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि क्या जो ये केस है ये वैक्सीन ड्रिवन केस है या फिर वाइल्ड पोलियो वायरस का केस है। होता क्या है ना कि जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसे पोलियो की एक वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन के अंतर्गत ही हम पोलियो के वायरस को अधमरा करके वैक्सीन देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे की बॉडी उस वायरस को बहुत बेहतर तरीके से पहचान जाती है और आने वाले समय में अगर पर्सन की बॉडी में वो वायरस जाता है, पोलियो का वायरस जाता है, तो उसका इम्यून एक्टिव हो जाता है उस वायरस से लड़ने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो डेड करके वायरस बॉडी में दिया जाता है, अगर पर्सन का इम्यून वीक है तो उस मरे हुए वायरस से भी उस पर्सन का इम्यून नहीं लड़ पाता है और वायरस स्ट्रांग होकर के पर्सन की बॉडी में पोलियो एक्टिवेट कर देता है। सो इसी रिगार्डिंग मेघालय में एक केस सामने आया जिसके ऊपर क्वेश्चन अराइज किए गए कि क्या ये वैक्सीन ड्रिवन है, क्या ये वाइल्ड पोलियो वायरस से हुआ है। सो इंडिया ने क्या किया, अपनी ये सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करने में, WHO तक पहुंचाने में लेट कर दिया। उसके पीछे रीजंस ये है कि कई सारे टेस्ट कर रहा था इंडिया कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वहां की पॉपुलेशन में फिर से पोलियो फैलने के चांसेस हैं। इससे क्या होगा, इंडिया का जो स्टेटस है पोलियो फ्री रहने का, वो स्टेटस वापस ले लिया जाएगा WHO का। साथ के साथ ग्लोबल टारगेट है कि 2025 तक हम पूरे ग्लोब को पोलियो फ्री बनाना चाहते हैं, उस पे भी हम एज अ हर्डल सामने आएंगे। सो इन सब चीजों के तहत इंडिया अपनी रिपोर्ट्स को WHO तक सबमिट करने में लेट कर रहा है। बट इस तरह की एक्शंस के कारण इंडिया पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करोगे तो ऐसा माना जाएगा कि ग्लोबल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज हिडन पेंडेमिक ऑफ AMR poses चैलेंज। बेसिकली AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मैंने इसे कई बार डिस्कस किया है, आज की क्लास में फिर मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी रहती है, हम जब कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी बॉडी बैक्टीरियाज वायरस के खिलाफ अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है, ताकि कोई भी एंटीजन, कोई भी बाहर का एलिमेंट अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो एंटीबॉडीज उससे लड़कर उसे खत्म कर दे। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स का रैम्पेंट कंजप्शन करेंगे, अपने हिसाब से कंजप्शन करेंगे, तो इससे हमारी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। मतलब कि हमारी बॉडी अगर कोई एक्सटर्नल एलिमेंट हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो उस एक्सटीरियर एलिमेंट से लड़ने में असफल हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमें एक छोटी सी डिसीज के लिए भी, बुखार तक के लिए बड़ी बड़ी थेरेपीज, बड़े बड़े ट्रीटमेंट, इवन ऑपरेशन तक करवाना पड़ सकता है। सो इस तरह की सिचुएशन ना आए इसलिए बोला जा रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है ग्लोब में। हमने इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझा है 2019 के बाद। 2020 में जब कोविड टाइम था, हमारे पास कोई भी डिसीज कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं थी कोविड के लिए, वैक्सीन उस टाइम पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। सो हमें कितनी चैलेंज का फेस करना पड़ रहा था, इकोनॉमी कितनी इम्पैक्ट हुई, हम कितने इम्पैक्ट हुए। सो इसलिए अगर छोटी छोटी डिजीज इतना बड़ा फॉर्म ले लेंगी तो उसके बहुत ही ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेंगे हम पर। सो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का हिडन पेंडेमिक बनता जा रहा है। जरूरत है कि इसे समय से एड्रेस किया जाए, स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाए। जो हमारी एक आदत सी बन गई है छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स लेने की, पहली चीज। दूसरा, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन किसी भी केमिस्ट की शॉप में गए, मन मर्जी की दवाई ले आए, कंज्यूम कर लिए, ठीक कर लिए। अभी के शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए देखा जाए तो वो बेनिफिशियल लग रहा है, बट लॉन्ग रन में देखा जाएगा ना तो वो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। सो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए कि किस तरह से जो ड्रग्स हैं, जो अवेलेबिलिटी है एंटीबायोटिक्स की, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज सॉल्ट पेन लैंड बीइंग यूज्ड फॉर होम्स। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सॉल्ट पेन्स अवेलेबल करवाए हैं। सॉल्ट पेन्स देने की बात कर रही है वो धारावी के लोगों को। धारावी एक लोकेलिटी है महाराष्ट्र में,
उनको उस जगह से रीलोकेट करना है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्ट पेन्स को समझना। सॉल्ट पेन्स लो लाइंग एरिया रहते हैं, ऐसे एरिया जैसे सी शोर के पास कोई एरिया है। सो कई बार क्या होता है, सी वाटर उन एरियाज में इंट्रूड कर जाता है, अंदर चला जाता है। फिर जब पानी वापस आता है तो पानी तो वापस आ जाता है, लेकिन वहां पर सॉल्ट्स रह जाता है। सो ऐसे रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ रीजन्स के कारण। पहला, वो एज अ रिसोर्स काम करते हैं हमारे लिए सॉल्ट के लिए। दूसरा, न सिर्फ सॉल्ट बल्कि अलग अलग तरह के मिनरल्स भी हम उन एरियाज से रिसीव कर सकते हैं। तीसरा, ये एक बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। वहां पर इनकी वजह से वहां पे एक अलग तरह का वेजिटेशन डेवलप हो जाता है, जो कि हमारी प्रोटेक्शन करता है टाइडल वेव्स कह लो, टाइफून कह लो, साइक्लोन कह लो। मतलब कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली भी सॉल्ट पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस एडिटोरियल में यही क्वेश्चन उठाया गया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है सॉल्ट पेन्स का रीजन हाउसेस बनाने के लिए जो उन्होंने एलोकेट कर दिया है। सो इससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पर, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो एक बार फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने इस जो भी जजमेंट, जो भी एक्शन वो ले रही है, उसे रिव्यू करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज ईरान फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में ईरान के द्वारा बनाए गए डिफेंस नेटवर्क को बताया गया है। बेसिकली मैं थोड़ा सा और पहले जाकर के डिस्कस कर रही हूँ ईरान और इजराइल के रिलेशन के बारे में। ईरान और इजराइल बहुत अच्छे रिलेशनशिप मतलब चेरिश कर रहे थे। 1948-49 में जब ईरान बना था, तब उस टाइम पे जब इजराइल बना था, तो ईरान ही पहली कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज अ कंट्री। रिकॉग्नाइजेशन के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो गए, ट्रेड को लेकर के टाइज अच्छे होने लगे, बायलैटरल टाइज मतलब अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे। ये सारी चीजें चलती रही 1978 तक। 1978 में ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। खमैनी एज अ पॉलिटिकल लीडर सामने आए। उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। पहली चीज, वो एंटी वेस्ट थे। जहां पहले गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट प्रो वेस्ट थी, जहां यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, वहीं 1978 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद वहां की गवर्नमेंट एंटी वेस्ट हो गई। इजराइल के रिलेशन वेस्ट के साथ बहुत अच्छे थे। यूएसए और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सो हुआ क्या कि जब आप एंटी वेस्ट हो गए तो कहीं ना कहीं आप इजराइल से भी खिलाफ खड़े हो जाओगे, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया, ईरानियन जिहाद, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट को अपनाया। इन सारी मूवमेंट्स को अपनाते हुए उनके जो टाइज है वो इजराइल के साथ खराब होने लगे। इसलिए इजराइल के साथ खराब टाइज होने की वजह से ईरान अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस नेटवर्क बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्शंस उठाने लगा। सो उन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया है। पहला एक्शन, हिजबुल्लाह। इजराइल का नेबरिंग कंट्री है लेबनान। लेबनान के सदर्न साइड में एक हिजबुल्लाह ग्रुप रहता है, जिनको ईरान ने बैकिंग प्रोवाइड की। ईरान ने उनको पैसा दिया, ईरान ने उनको फंडिंग दी, ईरान ने उसे डिफेंस की चीजें प्रोवाइड की ताकि वो इजराइल पर अटैक करे। सो पहला ग्रुप हुआ हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में स्टैब्लिश्ड है, जो कि इजराइल के खिलाफ काम करता है और उसे ईरान की बैकिंग प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड इज हमास एंड इस्लामिक जिहाद। बेसिकली पैलेस्टीन वाले रीजन में पैलेस्टीन को प्रमोट करता है ईरान। उस एरिया में हमास को उसने डेवलप किया। हमास एक शिया ग्रुप है जो कि इजराइल के खिलाफ काम करता है। सो उनको भी बैकिंग किसने प्रोवाइड की? ईरान ने। तीसरा है हाउथीज। यमन में उसने बनाए हाउथीज। हाउथीज भी एक मिलिटेंसी ग्रुप है, जो यंग यूथ लोगों का ग्रुप है, जो जिहाद पर फोकस करता है, जो रेवोल्यूशन पर फोकस करता है। उसको भी उसने इजराइल के एंटी में खड़ा कर दिया। सो इस तरह से ईरान ने अलग अलग डिफेंस नेटवर्क बना रखे।
ईरान बहुत इनसिक्योर फील करता है। ईरान को ऐसा लगता है कि कहीं इजराइल अलग अलग कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के ग्रुपिंग ना कर ले। सो उसी के खिलाफ उसने इस तरह से अपना डिफेंस नेटवर्क फैला रखा है। समय समय पर अलग अलग नेटवर्क के थ्रू ईरान बैकिंग प्रोवाइड करके इजराइल को परेशान करता रहता है। सिमिलरली करंट टाइम में ईरान हिजबुल्लाह का यूज कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए। Next one is Pawar cites Tamil Nadu example, asks center to raise quota limit to 75% in Maharashtra. Basically इंडिया में कोटा सिस्टम चलता है। कोटा सिस्टम मतलब कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंशियंट टाइम से देखा जाए तो कुछ ग्रुप के लोगों को उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड हो पाया था। मतलब कि अनटचेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन सब की वजह से एक ग्रुप पीछे रह गया। उसको मतलब मेन स्ट्रीम में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया था। सो उस गैप को फिल आउट करने के लिए इंडिया ने रिजर्वेशन की पॉलिसी सामने लाई कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाए। इसलिए उसने कहा कि ये जो लोग हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली पीछे रह चुके हैं, बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ सके, मेन स्ट्रीम में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। सो उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड दिया गया। उसके बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी को हैम्पर कर रहा है। सो 1992 में एक जजमेंट लाया गया, इंदिरा साहनी जजमेंट। इस जजमेंट में बताया गया कि आप रिजर्वेशन दो, आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करो, बट ध्यान रहे कि इससे मेरिटोक्रेसी पर इम्पैक्ट ना हो। मतलब कि जो रियल में मेहनत कर रहा है, जो रियल में हकदार है उस पोस्ट का, उसे वो पोस्ट मिलनी चाहिए। इसलिए इस जजमेंट के थ्रू कैपिंग कर दी गई रिजर्वेशन पर कि कितने भी लोगों को आप रिजर्वेशन दो, बट वो रिजर्वेशन 50% तक लिमिटेड रहना चाहिए। 50% की कैपिंग को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि उन्होंने रिसेंटली मराठी को भी रिजर्वेशन दी है और कंटिन्यूअसली वो अलग अलग तबके के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करी और वो एवरेज करने की बात करिए कि 50% की कैपिंग को हटाया जाए ताकि हम और लोगों को रिजर्वेशन दे सकें। Next one is ahead of poll credit war breaks out in Maharashtra over classical language status to Marathi. बेसिकली इस एडिटोरियल में क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। इंडिया में लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो क्लासिकल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करती है या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है। अभी तक इंडिया में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। इन 6 लैंग्वेजेस के अलावा और कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। डिमांड चल रही है कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत लाया जाए। बेसिकली होता क्या है ना कि अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज डिफाइंड हो गई तो उसमें उसको फिर एक अच्छा उसमें लिटरेचर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें अवार्ड्स मिलने लगते हैं, एकेडमिक अवार्ड्स मिलने लगते हैं, जिससे कि लोगों में और प्रमोशन मिलता है कि हम इस लैंग्वेज में और काम करें। अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। इन सबको देखते हुए बोला जा रहा है कि हम मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज के एम्बिट में लेकर आए। नेक्स्ट न्यूज इज लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्ट साइट्स अलॉटेड टू कर्नाटका सीएम्स वाइफ। बेसिकली कर्नाटका के सीएम के खिलाफ केसेस सामने आए कि उन्होंने प्रॉपर्टी में झोल किया है, उन्होंने कुछ इलीगली एक्शंस उठाए हैं प्रॉपर्टी से प्रॉफिट निकालने के लिए। सो इसी रिगार्डिंग लोकायुक्त को ये केस ट्रांसफर किया गया। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी का कौन सा केस, कहाँ के सीएम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन को समझना। सो लोकायुक्त एक तरह की बॉडी है जिसे हमने 2013 के एक्ट के थ्रू बनाया था। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं, बी इट ऑफिसर्स, बी इट पॉलिटिशियंस, जो भी पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन से रिलेटेड केस आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए लोकायुक्त को अपॉइंट किया गया है। लोकायुक्त उप लोकायुक्त की जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाई गई है। इसके लिए हमने 2013 में एक्ट पास किया था। उसके तहत अलग अलग स्टेट्स में लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है। यूजुअली लोकायुक्त को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 इयर्स और ड्यूरेशन ऑफ 65 इयर्स और अब 65 इयर्स जो भी पहले हो जाता है उसे उस हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज
respond to non-dispersal of aid for landslide hit Wayanad, हाई कोर्ट टू सेंटर। बेसिकली हम सब जानते हैं कुछ मंथ्स पहले, 2-3 महीने पहले, केरल रीजन के वयनाड में, केरल स्टेट के वयनाड रीजन में लैंडस्लाइड देखने को मिली थी। उस लैंडस्लाइड के तहत वहां पर मास डिस्ट्रक्शन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि हुई, लोगों की डेथ हुई, मतलब कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सो उस लॉस को फिर से रिहेबिलेट करने के लिए, उन लोगों को वापस से जगहों पर स्टैब्लिश करने के लिए, वापस से इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए कुछ फंड की जरूरत है। सो इंडिया में ऐसे दो तरह के फंड्स हैं। पहला है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। गवर्नमेंट अलग अलग तरह के सेस और टैक्स लगा करके पैसा कलेक्ट करती है और उसका कुछ अमाउंट नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में सिक्योर करके रख देती है कि आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर आ रहा है तो उसमें रिहेबिलिटेशन और रीलोकेशन, लोगों की मदद करने के लिए, रिवाइवल के लिए हम इस फंड को डिसबर्स करेंगे। सिमिलरली एक और फंड है, दैट इज प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। 1948 के समय पर जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे, उस टाइम पर इंडिया में कई सारे पाकिस्तान के लोग आकर रह रहे थे। सो उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर दैट मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये फंड बनाया था। सिर्फ उसका एक ही काम था कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों की मदद करना। उसके बाद जब सारी चीजें सेटल आउट हो गई, उसके बाद भी ये फंड आज भी एग्जिस्ट करता है। इस फंड को अब उसका डाइवर्जन कर दिया गया है कि अब कोई भी नेशनल डिजास्टर आता है अगर इंडिया में, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम इस फंड का यूज करेंगे। लेकिन अभी तक वायनाड में जो लैंडस्लाइड आई थी उसके लिए किसी भी फंड को डिसबर्स नहीं किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो इसी पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अभी तक क्यों डिसबर्सल नहीं किया गया है, क्यों डिले किया जा रहा है इस चीज पर। नेक्स्ट वन इज पीएम टू रिलीज किसान स्कीम फंड्स टुडे इन महाराष्ट्र। बेसिकली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो फंड है वो रिलीज किया जाने वाला है महाराष्ट्र के द्वारा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम किसान को समझना। पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इस स्कीम के तहत हम फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं 6,000 रुपए का। 2019 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। उस टाइम पर एक कैपिंग लगाई गई थी कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, सिर्फ उनको ही डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। बट उसके बाद इस कैपिंग को भी हटा दिया गया। कोई भी फार्मर जो कि लैंड होल्ड कर रहा है, मतलब कि जिसके पास जमीन है, उसे 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाते हैं। ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट के साइड से फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फार्मर्स के लिए यही है। नेक्स्ट वन इज केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन्स। बेसिकली हम सब जानते हैं केरला में रिसेंटली वायनाड लैंडस्लाइड देखने को मिला। अगर केरला की जियोग्राफी देखी जाए, एक साइड शोर है, एक साइड वेस्टर्न घाट्स है। सो कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम से लेकर ऑब्जर्व किया गया है कि केरला की जियोग्राफी बहुत सिक्योर है, वहां पर डिजास्टर्स आने के चांसेस बहुत कम है। इतनी प्यारी जियोग्राफी वहां की बनाई गई है। बट अभी के सिनेरियो में चीजें बदल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से जो सी लेवल है वो भी राइज होगा, और केरला एक कोस्टल स्टेट है। सो सी लेवल राइज होने से सी से रिलेटेड फ्लड जो होती है वो आने के चांसेस है। हमने देखा रेनफॉल इतनी ज्यादा हो गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का भी एक हम प्रिडिक्शन नहीं लगा पा रहे हैं कि किस समय पर कितनी रेनफॉल और किस एरिया में कितनी कंसंट्रेटेड रेनफॉल होगी। सो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिली, अर्थक्वेक भी देखने को मिल सकता है। सो जरूरत है कि केरला एक बार बहुत अच्छे से अपने जोन्स का एनालिसिस करे, एक मैपिंग प्रोवाइड करे कि कौन सा रीजन
किस डिजास्टर का प्रोन हो सकता है। सो आने वाले समय में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहां पे उस तरह से लोगों को बसाया जाए कि आने वाले समय में अगर डिजास्टर आ भी रहा है तो उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। नेक्स्ट वन इज कास्ट इन जेल। बेसिकली इस एडिटोरियल में प्रिजन रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। कॉलोनियल एरा में ये प्रैक्टिस होती थी कि जब भी जेल के अंदर, प्रिजन्स के अंतर्गत कोई भी ड्यूटी असाइन की जाती थी तो वो कास्ट के बेसिस पर की जाती थी। मतलब कि प्रिजनर्स के लिए खाना हाई कास्ट के लोग बनाते थे और सैनिटेशन से रिलेटेड, सीवेज से रिलेटेड, क्लीनलीनेस से रिलेटेड वर्क लो कास्ट के लोग करते थे। आज भी ये कॉलोनियल प्रैक्टिस कंटिन्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट को एड्रेस करते हुए ये अपना जजमेंट प्रोवाइड किया कि जरूरत है कि हम इस तरह की कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को हटा दें। क्योंकि हम अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आर्टिकल 15 के तहत हम नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करें कि कास्ट, क्लास, किसी भी बेसिस पर हमें लोगों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो जरूरत है कि हम अपने जो प्रिजन मैनुअल्स है उन्हें अपडेट करें, उनमें से इस तरह के प्रोविजंस को हटा दें कि कास्ट के बेसिस पर वर्क एलोकेट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके चलते अनटचेबिलिटी भी सामने आ रही है और आर्टिकल 17 ऑलरेडी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। सो हमें जरूरत है कि हम आने वाले समय में अपने प्रिजन मैनुअल्स को अपडेट करें। नेक्स्ट वन इज द अदर मॉनसून। बेसिकली जो अभी का समय है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देखने को मिलता है। जून, जुलाई, अगस्त में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है जो कि केरला कोस्ट से हिट करके इंटायर इंडिया में फैलता जाता है और हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। बट अभी के समय में मॉनसून का मतलब ये होता है रिवर्सल ऑफ द विंड। समय समय पर जो ये विंड सिस्टम है ये अपना डायरेक्शन बदल देती है, उल्टा कर देती है। सो इसके तहत अभी के समय में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, बेसिकली वहां पर मेजरली रेनफॉल इसी टाइम पीरियड के दौरान रिसीव होती है। अगर मॉनसून का पूरा देखा जाए 100% रेनफॉल में से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की हेल्प से हमें 11% रेनफॉल अचीव होती है। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि आने वाले समय में हमें ला नीना देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में रेनफॉल ज्यादा हो, इससे पैडी कल्टीवेशन अच्छा हो, जो डिमांड है वो बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और इन्फ्लेशन कम हो। नेक्स्ट वन इज मोदी सेज कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। बेसिकली हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन हो गया, या जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था इजराइल ईरान वाला रीजन हो गया। ये सारे जो रीजन्स है वो एनर्जी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 85% ऑफ एनर्जी इन्हीं रीजन से इंपोर्ट करते हैं। सो अगर ये रीजन इनस्टेबल रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। यही चीजें डिस्कस की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज जयशंकर मीट्स डिजन्याके प्लेजेस इंडिया सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। बेसिकली 2022 में श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। वहां की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, इन्फ्लेशन हाई रेट्स पर था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पर था। उसके बाद अभी वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए जिसमें अरुण कुमार डिजन्याके नए प्रेसिडेंट हमारे सामने बनकर सामने आए। रिसेंटली उनकी एक मीट हुई हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ। इस दौरान उन्होंने डिस्कस किया और हमने इंडिया ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि आने वाले समय में इंडिया उनकी मदद करेगा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, इकोनॉमिक हेल्प करेगा इकोनॉमिकली चीजों को ठीक करने के लिए, ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अगर दोनों कंट्रीज के टाइज को देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से हमारे टाइज श्रीलंका के साथ ऑलरेडी हम कनेक्टेड है। बायलैटरली ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अच्छा खासा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है।
पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे नंबर पर इंडिया है, जो कि ट्रेड में अपनी पोजीशन रखता है श्रीलंका के साथ। सो ट्रेड रिलेशन, सारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में इवन श्रीलंका ने अप्रिशिएट भी किया कि 2022 में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी तो इंडिया ने अपना एक फंड डिस्पर्सल किया था, उनको लोन प्रोवाइड करने की बात कही थी। नीड्स टू कैच अप विद चाइना ऑन टेक्नोलॉजी सेज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बेसिकली नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ सामने आए, उनका कहना ये है कि जो इंडिया है, अगर उसे चाइना के साथ कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। बट हमारे पास एक बेनिफिट भी है कि जो टेक्नोलॉजी चलाने के लिए लोग हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन जो एसेट्स है हमारे पास, वो बहुत ट्रेंड है, वो बहुत अच्छे हैं। सो आने वाले समय में हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो चाइना के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्सेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, केसेस कांट बी लॉस्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के साइड से एक जजमेंट आया। बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक केस सामने आया कि वहां के किसी जर्नलिस्ट ने यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया अपने पेपर में। सो उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया गया। उसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आर्टिकल 19 के तहत एक पर्सन के पास अपने व्यूज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। सो आप उसके फंडामेंटल राइट को इस तरह से कर्ब आउट नहीं कर सकते हो। वो चाहे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने 5 और 6 अक्टूबर दोनों के न्यूज़पेपर को कलेक्टिवली फिनिश कर दिया है। इसी वजह से आज का प्रीलिम्स का रिवीजन नहीं किया हमने, चूंकि हमें 2 दिन के न्यूज़पेपर कवर करने थे। आने वाले समय में, मतलब कि कल की क्लास में, हम प्रीलिम्स रिवीजन को भी कंटिन्यू रखेंगे। साथ के साथ जो आज मैंने 2 पीवाईक्यूज दिए हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए एग्जैक्ट आईएएस के साथ। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर हमने अपलोड कर दी है। थैंक यू सो मच।